नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स नाम के चैप्टर के पार्ट 2 को करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 1 मैं करा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे आपको पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको ये समझ आने वाला है। तो पार्ट 1 पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। अगर हमने देख चुका है तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले आती है कंबशन। तो कंबशन होता है बर्निंग ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर एक रिएक्शन दे रखी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कार्बन को बर्न किया जाता है तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट ये रिलीज होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या है, मीथेन है। मीथेन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट ये रिलीज हो रही है। ठीक है, अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब बर्न होता है, सैचुरेटेड हमने पढ़ा है पिछली बार, वो क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिनमें। तो वो जब बर्न होते हैं तो वो क्लीन ब्लू फ्लेम उनके निकलता है। ठीक है, जो फ्लेम निकलता है वो क्लीन फ्लेम होता है जब वो बर्न होते हैं। अनसैचुरेटेड यानी कि डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जिनमें होता है, उनका जो फ्लेम होता है वो येलो फ्लेम होता है, यानी कि उसमें क्या है, सूटी फ्लेम होता है। सूट यानी कि जो ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है उनमें से निकलता है। किनमें से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब बर्न होते हैं तब हमारा ब्लैक फ्लेम निकलता है। लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है, क्लीन फ्लेम होता है, ब्लू फ्लेम होता है। ठीक है, अगर अच्छा ये भी ध्यान रखना है, अगर लिमिटेड सप्लाई है एयर की तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से भी क्या है, ब्लैक फ्लेम आ जाता है। ठीक है, तो पूरी सप्लाई होगी तो नहीं आएगा सैचुरेटेड में से, लेकिन अगर कम सप्लाई है एयर की, ऑक्सीजन की कमी है, तो इनसे भी ब्लैक कलर का फ्लेम आने लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमने पढ़ रखा है ऑक्सीजन को ऐड करना किसी में। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन को ऐड करने में मदद करते हैं दूसरे में। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, एल्कलाइन KMnO4, KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर रिएक्शन दे रखा है, तो ये देखिए CH3CH2OH, OH लगा है तो ये क्या है, इथेनॉल है। एक कार्बन, दो कार्बन, तो दो कार्बन यानी एथ। ठीक है, ETH, अब क्योंकि ETH, ठीक है, अब पीछे OH लगा है तो ये अल्कोहल ग्रुप है तो ये OL लग जाएगा, तो ये इथेनॉल है। इथेनॉल के साथ जब हमने अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में जब इसको ऐड किया तो ये क्या है, इथेनोइक एसिड में बन गया। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एक ऐड हो गई, यानी कि क्या है, इस तरीके से था ये CH3, यहाँ पर OH लगा था। ठीक है, ये सब में यहाँ पर HH है। ठीक है, इसको जब हमने हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, CH3, ये वाला तो इधर आ गया, इस वाले C के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ गया और ये OH आ गया, तो इस वाले H के जगह क्या है, OH आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये ऐसे कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर ये इथेनॉल था, ये क्या है, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है। इथेनॉल को अगर आपको इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो एल्कलाइन KMnO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पर यूज करना होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तो आगे देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज कर देना या स्लो कर देना, ये कैटलिस्ट का काम होता है। जैसे कि अगर आप आग जला रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर से कोई एकदम से पेट्रोल डाल देता है तो वो आग क्या एकदम तेजी से जलने लग जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, वो क्या पेट्रोल क्या काम कर रहा है, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी रिएक्शन देखते हैं। एडिशन रिएक्शन होती है, एडिशन या इसको हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। तो देखिए हाइड्रोजनेशन से पता चल रहा है हाइड्रोजन ऐड हो रही है, लेकिन एडिशन से पता नहीं चल रहा है, इसीलिए इस नाम से पूछा जाता है इससे ज्यादातर। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जिनमें होता है उनमें क्या है, हाइड्रोजन ऐड की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जो मैंने बताया कैटलिस्ट क्या होता है, निकल या पैलेडियम नाम के कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम जानते हैं अनसैचुरेटेड में क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है, ये इथीन हो गया, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इथेन में कन्वर्ट हो गया है। तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, इथीन क्या होता है, कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, ऐसे करके होता है ये। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर इधर और इधर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को तोड़कर हाइड्रोजन को जब ऐड किया जा रहा है तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये जो नेम रिएक्शन होते हैं जिनके नाम रखे गए एडिशन, हाइड्रोजनेशन,
तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर ये क्या चीज है, ये ईथीन जो कि अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, यहां पर इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट किया है और निकल को यूज किया है यहां पर कैटलिस्ट के तौर पे। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजनेशन, यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो गया। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है जैसे, वैसे ही हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन ऐड होता है। ईथीन को ईथेन में बदल दिया है, ठीक है। तो ऐसे पूछा जाए कि ईथीन को ईथेन में कैसे बदला जा सकता है, तो उसका आंसर ये हो जाएगा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में बदलने के लिए कौन सी रिएक्शन का यूज होता है, तो हम लिखेंगे एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ये एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है वो वेजिटेबल ऑयल की प्रिपरेशन में भी यूज की जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये भी आपको याद रखना है, वेजिटेबल जो ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, एनिमल फैट जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सिर्फ इसको फैक्ट की तरह आप याद रखिए, इतना ही काफी रहेगा। वेजिटेबल ऑयल यानी कि मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, सरसों का तेल वगैरह ऐसे, तो ये अनसैचुरेटेड होता है। एनिमल फैट जैसे कि घी होता है जो हमारा, तो वो सैचुरेटेड होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अभी देखते हैं होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमो यानी कि होता है सेम, तो जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं उस सीरीज को क्या है, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो ये सब क्या है, अल्कोहल की सीरीज है। तो यहां पर अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं तो ये हो जाएगा CH3OH, एक कार्बन एटम, इसका हो जाएगा C2H5OH, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा C3H इंटू 2 6 7, हाँ 7OH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने एल्किल वाले में से एक हाइड्रोजन एटम हटा के फिर OH लगा दिया, ठीक है। तो देखिए इनमें अंतर क्या है, एक कार्बन एटम का और दो हाइड्रोजन एटम, CH2 का अंतर निकलेगा। देखा इसमें इसके और इसके बीच में भी अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो CH2 का अंतर निकलेगा। तो ऐसी सीरीज जिनमें CH2 का अंतर होता है, अगर हम मीथेन भी देखते हैं, CH4 मीथेन, ये हमारा इथेन हो जाएगा C2H6, तो इनमें भी आप देखेंगे तो CH2 का अंतर नजर आएगा। तो ऐसी सीरीज जिनकी प्रॉपर्टी सेम है और CH2 का अंतर होता है, तो क्या अंतर होता है ये भी पूछ सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज में कितना डिफरेंस होता है। तो CH2 का अंतर होता है और 14U मास के द्वारा क्या होता है, 14U अंतर होता है। ये 14 कहां से आ रहा है, इसी CH2 से आ रहा है। C का 12 और H का 2 हो गया, तो ये 12 + 2 14 हो जाएगा। तो ऐसी सीरीज जिनकी प्रॉपर्टी सेम है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में उनमें CH2 का अंतर आता है, तो उसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हमारे कार्बन के कंपाउंड से उनको देखते हैं। तो ये आता है इथेनॉल। तो इथेनॉल का कहां यूज होता है, इट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो जितनी भी अल्कोहल की ड्रिंक्स होती हैं उनमें इथेनॉल का यूज किया जाता है। तो जो अल्कोहल बोला जाता है उसमें एग्जैक्टली इथेनॉल होता है। वो अल्कोहल तो हमारा जनरल कैटेगरी जो हम पढ़ चुके हैं, उसमें से जो इथेनॉल ही यूज होता है मेन इंग्रेडिएंट, ठीक है। ये कफ सिरप्स में भी यूज किया जाता है इथेनॉल को। अब इसकी रिएक्शन हम सोडियम से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये इथेनॉल है, इसको जब सोडियम से रिएक्ट किया जाता है तो ये क्या है, सोडियम इथॉक्साइड बना देता है ऐसे करके। तो ये देखिए यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर एक तो ये कार्बन के साथ यहां पर 3 बन गए और इधर कार्बन के साथ ये क्या है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और एक ऑक्सीजन के बाद ये सोडियम यहां पे लग गया। तो पहले क्या था, ये CH3CH2OH था, तो ये 3 यहां पे आ गए, 2 इधर आ गए, ठीक है। अब OH था तो यहां पर क्या था, पहले OH था, तो ये H हटाकर ये वाला हटा के क्या है, Na लग गया है यहाँ पे, ठीक है। यहां पर से ये वाला H हट गया है, इसकी जगह Na आ गया, तो ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड। अब ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। डिहाइड्रेशन ऑफ का मतलब होता है जब पानी चला जाता है, ठीक है, गला सूखता है तो डिहाइड्रेशन बोलते हैं, शरीर में पानी की कमी होती है तब भी डिहाइड्रेशन कहा जाता है। तो पानी जब माइनस होगा तो वो डिहाइड्रेशन होता है। तो यहाँ पर इथेनॉल को जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट किया जाता है तो इससे वाटर चला जाता है, तो ये OH जाएगा यहाँ से और एक H यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो H और OH जाएगा तो ये वाटर बच जाएगा यहाँ पे। तो इथेनॉल का क्या रह जाएगा, यहाँ पर इथेनॉल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ OH लग गया, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये जाएगा और एक इधर से मैं हटा देता हूं। तो यहां पर देखिए कार्बन कार्बन और 4 ही हैं, तो इसको पूरा करने के लिए क्या है, यहां पर डबल बॉन्ड जरूरी है तभी इसके पूरे होंगे। अब देखिए 2 और 3 4, 2 3 4, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
इथेनॉल जो है उसका डिहाइड्रेशन होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ईथीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन में इथेनॉल के प्रोडक्ट क्या बनता है, तो वो ईथीन हो जाता है। या ऐसा पूछ सकते हैं किस रिएक्शन से इथेनॉल जो है वो ईथीन में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इथेनोइक एसिड के बारे में अभी पढ़ते हैं। इथेनोइक एसिड क्या होता है, इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये एक वीक एसिड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, जैसे कि HCl या H2SO4 जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है ये। अब जो विनेगर होता है जो यूज करते हैं हम किचन में, तो इसमें 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है वाटर में मिक्स। 5 to 8% एसिटिक एसिड को वाटर में मिक्स कर दिया जाएगा तो विनेगर बन जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कितने परसेंट एसिटिक एसिड होता है वाटर में जो विनेगर बनता है, ठीक है। अभी आती है ये नेम रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, तो इसमें क्या बनता है, एस्टर बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान रखनी है आपको। तो इसमें क्या है, CH3COOH, तो COOH क्या होता है, इथेनोइक एसिड। ये इथेनोइक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का पीछे ग्रुप लग रहा है और 2 कार्बन एटम, इसलिए इथेनोइक एसिड हो गया। तो इथेनोइक एसिड और इथेनॉल का जब रिएक्शन होता है तो इथाइल इथेनोएट बनता है प्लस वाटर, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये क्या हो रहा है, यहां पर ये क्या होता है, ये CH3 इधर हो गया, इसके साथ C डबल बॉन्ड O था और इधर OH था, ठीक है। और इधर ये इथेनॉल था, ये हम देख चुके हैं। ये क्या होता है, CH3CH2OH, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये वाला OH हट के ये हाइड्रोजन और ये वाला OH हट जाता है, ये यहाँ पर वाटर बन जाता है और ये CH3CH2 जो है वो इस O के साथ जुड़ जाता है ऐसे करके। तो ये यहाँ से यहाँ तक है, ये देख सकते हैं CH3CO, ये वाला CO, फिर ये O और आगे CH2CH3, ये जो है ये पूरा ये इथाइल एथेनोएट बना देते हैं, ठीक है। तो ये एस्टर बोलते हैं। ये जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल पढ़ा, उसी तरह से इस वाले कंपाउंड को, इस वाले फंक्शनल ग्रुप को हम एस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एस्टेरिफिकेशन, इसीलिए इसका नाम है, एस्टर बनता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पर इथाइल एथेनोएट होता है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, एक सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। ये सपोनिफिकेशन क्या, इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि सोप की जो फॉर्मेशन होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। इस रिएक्शन का सोप को बनाने में यूज किया जाता है। तो ये इथाइल एथेनोएट, यही वाला जो है, इसको हम NaOH से रिएक्ट कराते हैं। तो इसको जब रिएक्ट कराया जाता है तो ये इथेनॉल और ये सोडियम इथेनोएट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सोडियम इथेनोएट है, ये क्या है, सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। यही क्या होता है, सोप का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन, जो भी नेम रिएक्शन है किसी भी नाम से जो फेमस है, वो रिएक्शन तो आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर इथाइल एथेनोएट का रिएक्शन हो रहा है NaOH के साथ, तो इथेनॉल और ये सोडियम इथेनोएट बन रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अभी देखिए सोप क्या होते हैं, सोप और डिटर्जेंट क्या होते हैं। सोप होते हैं पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। ये पीछे देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह H लगा देता हूँ, COOH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट सोडियम सॉल्ट है, तो उसकी जगह क्या है, यहाँ पर सोडियम लग गया है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह डिटर्जेंट होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसका सिर्फ नाम ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर हार्डनेस 2 तरीके की होती है, एक टेम्पररी हार्डनेस और एक परमानेंट हार्डनेस वाटर की, ठीक है। तो कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट की वजह से जो इंप्योरिटी होती है, उसकी वजह से जो हार्डनेस होती है वो टेम्पररी होती है, और कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड या नाइट्राइड की वजह से जो हार्डनेस होती है वो उसकी परमानेंट हार्डनेस होती है, ठीक है, वाटर की। तो कार्बोनेट यानी टेम्पररी, और बाकी मेजर सल्फेट से होती है, लेकिन ये भी आ जाते हैं। तो कार्बोनेट तो टेम्परेरी होती है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा सल्फेट, क्लोराइड या नाइट्राइड्स हैं कैल्शियम मैग्नीशियम की, तो ये होते हैं हमारे परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। सोप्स का ये फॉर्मूला होता है CH3COONA, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, इसकी लंबी चेन यहाँ पर और भी आ सकती है, ठीक है। C2H5 और भी जोड़ते जाओगे तो, लेकिन ये होना चाहिए एंड में COONA होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये COONA यहाँ ये अलग हो जाता है, ये आयनिक पार्ट हो जाता है, Na जो है यहाँ पे बन रखा है, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट होते हैं सोप के, ऐसे ये टेल होती है और एक हेड होता है। तो जो टेल होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। फोबिया मतलब डर होता है,
तो इस टेल को क्या है, पानी से डर लगता है, ये पानी से दूर भागती है। तो ये कार्बन की जो चेन होती है यहां से ये पीछे जुड़ी हुई है, ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होती है, इसे पानी पसंद होता है, ये आयनिक पार्ट होता है। तो यहां पर देखिए ये जो बीच का है ये हमारे डर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी तरह की गंदगी की, ऑयली गंदगी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो सोप होता है उसका जो टेल वाला पार्ट है, अब टेल क्योंकि क्या है, हाइड्रोफोबिक है, पानी से इसे डर लगता है, तो ये ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये ऑयल को पकड़ लेता है, टेल जो है ऑयल को पकड़ लेता है, और जो हमारा हेड है वो पानी को पकड़ लेता है। तो हेड ने पानी को पकड़ लिया और टेल ने क्या है, ऑयल को पकड़ लिया। तो जब हम इसको रगड़ते हैं तो इससे ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है इसे मिसील बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे मिसील बोलते हैं। तो जब हम रगड़ते हैं इस तरीके से डर्ट को, ठीक है, तो उससे क्या है, ये डर्ट अलग हो जाता है कपड़े से। वो क्यों अलग हो रहा है, क्योंकि टेल ने पकड़ लिया है ऑयल को और हेड ने पकड़ लिया है किसको, वाटर को, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है। तो ये ध्यान रखना है, हाइड्रोफोबिक कौन सा पार्ट होता है, टेल या हेड, ऐसे पूछ लिया जाएगा, या हाइड्रोफिलिक कौन सा होता है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। अभी देखते हैं सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो सोप जो होते हैं उनको क्या, डू नॉट प्रोड्यूस लेदर इन हार्ड वाटर। तो जब खारा पानी होता है, हार्ड वाटर होता है, उसमें क्या है, सोप जो है वो झाग नहीं बनाता है, ठीक है, लेदर नहीं बनाता है, लेकिन डिटर्जेंट बना देता है, ठीक है। उसी की वजह से क्लीनिंग होती है। जो स्कम फॉर्मेशन हो जाता है सोप के साथ जब हार्ड वाटर होता है। स्कम क्या होता है, जब साबुन जो है वो टूट टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उससे क्या है, वो सोप खराब हो जाता है। लेकिन डिटर्जेंट के साथ ऐसा नहीं होता, हार्ड वाटर में वो हार्ड वाटर में स्कम नहीं फॉर्म करता है, ठीक है, टूट टूट के सफेद पार्टिकल नहीं बनाता है वो, ठीक है। तो अब देखिए जब सोप टूट ही जाएगा हार्ड वाटर में, खराबी हो जाएगा, तो वो क्या है, वेस्ट हो जाएगा। लेकिन डिटर्जेंट क्या है, वेस्ट नहीं होता है आपका हार्ड वाटर में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारी इसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स नाम के चैप्टर की। अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बताने वाला हूं, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आया। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, तो कंप्लीट सिलेबस इसका देख सकते हैं आप इस प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं नोट्स के लिए, तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर PPT को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।